एसपी साहब साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, नीचे लंगी बांधते हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद वह सीधा थाने के अंदर जाते हैं और वहां के दरोगा से एक लड़की को छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि आपने इस लड़की को पकड़ा है, यह लड़की बिल्कुल ही निर्दोष है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपने बेवजह ही इसको पकड़ कर रखा है। लेकिन जो दरोगा साहब होते हैं वह इस बात से चिढ़ाते हैं और एसपी साहब के ऊपर ही हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एसपी साहब उसका हाथ रोकते हैं और उसको अपना आय दिखाते हैं। दोस्तों, कौन था वह एसपी साहब और किस वजह से वह इस थाने में इस लड़की को छुड़ाने के लिए आया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताया गया है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक शॉपिंग मॉल था, जिस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक लड़की काम किया करती थी, जिसका नाम था विनीता, जो कि बेहद ही गरीब घर से है। उसके पिता और उसके भाई स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते हैं और वह अपनी जीवनचर्या को बिताने के लिए यहां पर काम किया करती है, ताकि थोड़े बहुत पैसे वह भी कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। अब उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर विनीता को इंचार्ज बना रखा था और वह वहां पर अच्छी तरह से ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। अब तभी एक दिन उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर एक लड़का अपनी कार को लेकर आता है और लाकर उसे गलत तरीके से पार्क करने लगता है। इसके बाद विनीता उसका विरोध करती है, लेकिन वह लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे पार्क नहीं करूंगा। तो विनीता इस बात का विरोध करती है और कहती है कि अगर आप इस तरह से गाड़ियों को पार्क करोगे तो और गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन वह लड़का विनीता पर गुस्सा करता करता है और उसे बुरी भली बातें सुनाने लगता है। अब इसके बाद विनीता जैसे उसका विरोध करती है तो वह लड़का अपने एक पुलिस वाले दोस्त को फोन कर देता है। दोस्तों, वह लड़का और कोई नहीं, वहां के पूर्व नेता का बेटा था और वह अपने सामने विनीता को कुछ भी नहीं समझ रहा था। इसके बाद उसने अपने एक जानने वाले दरोगा के पास फोन किया था और फोन करने के बाद उसे बताता है कि यहां पार्किंग में एक लड़की है और वह मेरी कार को यहां पर पार्क करने से मना कर रही है। अब इस बात को जैसे ही वह दरोगा सुनता है, वह दरोगा इस लड़के का अच्छा दोस्त था, तो उसके बाद ऑफ कहता है कि कौन सा मॉल बताया, तो वह उस मॉल का नाम बताता है। तो वह कहता है कि इसी मॉल में तो मैं शॉपिंग कर रहा हूं, तुम बस 2 मिनट दो और मैं अभी आ रहा हूं। ऐसा कहकर फोन कट जाता है और फोन कटने के बाद जो दरोगा होता है वह थाने के अंदर फोन करता है और थाने से कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी ही देर में दरोगा भी वहां पर पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद उस लड़की को धमकाने लगता है। कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हें शायद पता नहीं है। लेकिन वह लड़की अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनसे कहने लगती है कि जो मैं काम कर रही हूं वह मुझे सही तरह से करना चाहिए और इसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते। अब यह बात दरोगा और उस नेता के बेटे के बारे में है और इसके बाद जो दरोगा होता है उस लड़की को अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करने के बाद थाने ले जाता है। दरोगा जी और नेता मंत्री के बेटे ने मिलकर कार का पीछे वाला शीशा तोड़ दिया था और आरोप ऐसा लगाया था कि इस लड़की ने इस कार के अंदर से गहने चोरी किए हैं और इसी वजह से इसको पकड़ लिया गया है। उसके बाद दरोगा उस लड़की को ले जाकर लॉकर में बंद कर देता है। अब यह बात जैसे ही विनीता के पिता महेश और उसके भाई लखन को पता चलती है तो वह भागे दौड़े सीधा थाने पर आते हैं और वहां जाकर अपनी बहन से बात करने लगते हैं। वह उससे पूछते हैं कि बहन, यह क्या हो गया और किस तरह से हुआ है। तो उसके बाद पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे की कार से गहने की चोरी करने की कोशिश की है और इसी वजह से हम लोगों को इसे पकड़ना पड़ा। अब इसके बाद वह लोग कहने लगते हैं कि साहब, हमारी बहन चोर नहीं है, वह तो अपने काम को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से किया करती है। आप लोगों से जरूर कोई गलत हो गई है। अब इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह उसको धमकाने लगते हैं और धमकाते हुए थाने से बाहर भगा देते हैं। विनीता ने अपने भाई
से कह दिया था कि अगर आज आप लोग मुझे यहां से नहीं निकाल पाए तो उसके बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब इसके बाद विनीता का भाई और उसका पिता एक वकील के पास जाते हैं अपनी बेटी की जमानत करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वकील केस को सुनता है और उसे पता चलता है कि यह नेता मंत्री का बेटा है, तो उसके बाद वह भी केस लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इससे पंगा नहीं लूंगा। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था। तो जो विनीता के पिता और भाई हैं, वह काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के चलते हुए जगह जगह पर बात करते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको कोई भी सहायता नहीं मिलती है। इसके बाद जो संगीता का भाई होता है रोशन, उसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर जो लखनऊ के सिटी एसपी थे, उन्होंने अपना नंबर दे रखा था और जनता से कहा था कि अगर आप लोगों को कभी भी जरूरत हो तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। अब जैसे ही लखन के दिमाग में यह बात आती है, तो उसके बाद जो लखन होता है वह उस नंबर को ढूंढने लगता है। वह सोशल मीडिया की साइट पर जाकर वह हिस्ट्री को चेक करता है और लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे वह वीडियो मिल जाती है। अब जैसे ही उसे वीडियो मिल है, तो उस वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करने लगता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी, यह एसपी साहब का नंबर है और इन्होंने वीडियो में साफ साफ कहा है कि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। इसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटा, ये एसपी साहब क्या करेंगे, जब इतना बड़ा वकील ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो ये भी मना ही कर देंगे। लेकिन जो रोशन होता है वह एसपी साहब पर फोन करना उचित समझता है। उसके बाद वह एसपी साहब के पास फोन मिला देता है और फोन मिलाने के बाद जैसे ही फोन उठ मिया जाता है, तो वह पूछता है कि क्या यह सिटी एसपी का नंबर है। तो उसके बाद दूसरी तरफ से जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि हाँ, आपने सही नंबर मिलाया है, मैं सिटी एसपी ही बात कर रहा हूं। अब इस बात को सुनते ही जो रोशन होता है वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उसको धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, अगर तुम इस तरह से रोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा क्या मामला है और किस वजह से तुमने मेरे पास फोन किया है। उसके थोड़ी देर बाद लखन शांत होता है और शांत होने के बाद अपनी बात सिटी एसपी को बताने लगता है। वह कहता है कि साहब, यहाँ के दरोगा ने हमारी बहन को पकड़ लिया है। वह मॉल की पार्किंग में काम किया करती थी और वहां पर यह व्यक्ति शराब पीकर आया और गलत तरीके से अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था और इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसने मेरी बहन को पुलिस से पकड़वा दिया। उसके बाद जो एसपी साहब है उस लड़के का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसकी बहन की बहस हुई थी, तो वह बताता है कि वह नेता का बेटा है और दरोगा साहब उसके दोस्त हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम फिलहाल कहां पर हो। तो बताते हैं कि हम थाने के बाहर है। तो वह कहता है कि तुम ऐसा करो, थाने के बाहर ही बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। इसके बाद जो विनीता का भाई लखन होता है वह कहे है कि साहब, जल्द से आ जाना, अगर आज हम अपनी बहन को बाहर नहीं निकल पाए तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसके बाद एसपी साहब उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी रात के 7 बज रहे हैं और 8 बजे तक मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उस थाने के इंचार्ज को फोन करते हैं और उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। उस थाने का जो इंचार्ज होता है वह थोड़ी देर में एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर जो एसपी साहब है उस बताते हैं कि तुम्हारे थाने के अंदर एक लड़की को खामाकाही पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। अब जो इंचार्ज होता है वह कहता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूं और हम दोनों एक साथ चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं कि क्या मामला है। उसके बाद एसपी साहब इंचार्ज से कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, मैं साधारण से कपड़ों में एक आम नागरिक बन जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मामला है, किस तरह से वह आम आदमी के साथ बिहेव किया करता है। वहां का दरोगा, अब जो थाने का इंचार्ज है, वह भी उसके साथ होता है और कुछ एसपी के साथ जो टीम थी वह भी उसके साथ होती है। एसपी साहब एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, नीचे एक लुंगी बांधते हैं और अपनी टीम को लेकर उस थाने की तरफ चल देते हैं। अब थाने से लगभग 150 मीटर दूर एक चौराहा था, तो उस चौराहे पर जाकर एसपी साहब अपनी टीम को वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों के पास एक मिस कॉल मारूंगा और मिस कॉल मारते ही आप फौरन से थाने के अंदर आ जाना। ऐसा कहकर एसपी साहब साधारण से कपड़ों को पहनकर चेहरे पर मास्क लगाकर
सीधा थाने की तरफ चल देता है। अब जैसे ही वह थाने के बाहर पहुंचता है तो उसे उस लड़की के भैया और पिता भी मिल जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद वह उस लड़की का नाम पूछता है और उससे पूछता है कि क्या क्या हुआ था, मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताओ। इसके बाद विनीता के पिता और भाई बता देते हैं कि हमारी बेटी का नाम विनीता है और उसको खामखा पकड़ लिया गया है। उसने कोई चोरी नहीं की है और साहब वह चोरी नहीं की है और साहब वह चोरी भी नहीं कर सकती। इस बात को कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे और वह एसपी साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एसपी साहब उनका धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वह उनसे वहीं पर बैठने के लिए बोलते हैं और सीधा थाने के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे वह थाने के अंदर घुसते हैं तो एक हवालदार उनको रोकता है और कहता है कि अरे भाई, कौन हो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो, क्या काम है तुमको? तो उसके बाद वह बताता है कि जिस लड़की को अभी अभी साहब ने अरेस्ट किया है, मैं उसका चाचा हूं और मैं दरोगा साहब से बात करने के लिए आया हूं। इसके बाद जो हवालदार होता है वह उसको अंदर जाने की आज्ञा दे देता है। तो जो एसपी साहब हैं वह दरोगा साहब के कबी में जाते हैं और वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, जिस लड़की को आपने पकड़ा है वह बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वह ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने अच्छी तरह से इस बात की तहकीकात कर ली है। अब इस बात को जैसे दरोगा साहब सुनते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि तू कौन है भाई? तो उसके बाद वह बताता है कि जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है मैं उसका चाचा हूं और इसी वजह से मैं उसको छुड़ाने के लिए यहां पर आया हूं। वह पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो? तो वह बताते हैं कि मैं सब्जियों का ठेला लगाया करता हूं, बस स्टैंड के पास, और उसी से अपनी जीवनचर्या को बिताया करता हूं। तो पुलिस वाला कहता है कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक सब्जी का ठेला लगाने वाला हमें बताएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन निर्दोष है, फिर हमारा काम ही क्या रह गया। उसके बाद जो एएसपी साहब से, जो फिलहाल साधारण व्यक्ति के भेष में थे, वह उनसे कहने लगते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस लड़की ने कुछ गुनाह भी किया है तो भी आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर किसी लड़की पर कोई मामला बनता है तो उसको रात के समय हवालात में नहीं रख सकते। रात के समय आप केवल उससे पूछताछ कर सकते हो, उसकी तलाशी ले सकते हो, लेकिन इस तरह से हवालात के अंदर कैद नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद ऐसा सबको थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह एसपी साहब से कहने लगता है कि तुझे तो काफी ज्यादा कानून आता है, लगता है तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि इसमें कानून जानने वाली कौन सी बात है, यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक महिला कांस्टेबल एक महिला को अरेस्ट कर सकती है और रात के समय तो महिला को लॉकर में बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। आप लोग इसको पकड़कर कैसे ले आए? अब इसके बाद जो दरोगा था वह कहने लगता है कि अरे भाई, इसने बहुत बड़े आदमी से पंगा लिया है और इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि हम इसको छोड़ दें तो यह पॉसिबल नहीं है, और अगर ज्यादा कानून झाड़ने की कोशिश करी तो मैं तुमको भी अंदर बंद कर दूंगा और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे आप केस दर्ज कर दोगे? मैंने जब कोई गुनाह किया ही नहीं है तो आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हो? तो जो दरोगा होता है वह कहता है कि गुनाह तो मैं अपने आप करवा देता हूं और उसके बाद सबूत और गवाह भी तैयार कर देता हूं। अगर तुमने ज्यादा जवान चलाई तो तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा। तब एसएफपी साहब उस दरोगा से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून के रक्षक हो और आप लोगों को यहां पर हमारी सेवा के लिए बिठाया गया है। सरकार आपको तनख्वाह देती कि आप लोग आम आदमी की समस्याओं को सुलझाएं और उनका अच्छे से निवारण करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह फौरन से अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और एसपी साहब की तरफ जाकर उसका गड़बान पकड़ते हैं और एक जोरदार चाटा मारने की एसपी साहब को कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से अपनी जेब से आई कार्ड निकालते हैं और दरोगा साहब के सामने कर देते हैं। अब दरोगा साहब जैसे ही सामने देखता है कि यह तो एसपी साहब हैं तो उनके एकदम से होश उड़ जाते हैं और पहलो तरह से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद अपनी पूरी टीम को एक मिस कॉल दे देते हैं और मिस कॉल लगने के 2-3 मिनट के बाद ही वह पूरी टीम एकदम से उस थाने के अंदर आ जाती है
वहां पर आने के बाद जो एसपी साहब थे वह दरोगा की कुर्सी पर बैठते हैं और बैठने के बाद दरोगा साहब से पूछते हैं कि हाँ जी दरोगा साहब, यह बताइए आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है। उसके बाद जो दरोगा साहब थे वह अभी तक भी सदमे में थे और ऐसे ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब दोबारा से उससे पूछते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो उसके बाद दरोगा साहब अपने होश में आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ साहब बताइए क्या कह रहे थे आप। तो उसके बाद एसपी साहब पूछते हैं कि तुमने किस जुर्म में इसे अरेस्ट किया है। उसके बाद दरोगा साहब बताते हैं कि इस लड़की ने एक लड़के की कार से गहने चोरी किए हैं और इसी जुर्म में मैंने इसे अरेस्ट किया है। तो उसके बाद वह कहता है कि तुम ये बताओ तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितना टाइम हो गया है। तो दरोगा साहब डरते हुए कहते हैं कि 12 साल हो गए हैं साहब। तो उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि यह बताओ तुम्हें 13 साल ड्यूटी करते हुए हो गए हैं और तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल चाहिए होती है और रात के समय तो महिला को अरेस्ट करके लॉकर में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, कानून के खिलाफ है। तुमने यह सब कुछ भी कर रखा है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह कंप्लेंट रजिस्टर मंगाते हैं। जो उस थाने का मुंशी होता है वह कंप्लेंट रजिस्टर लाता है और एसपी साहब के सामने खोलकर रख देता है। अब एसपी साहब उस कंप्लेंट रजिस्टर के अंदर कंप्लेंट ढूंढने लगते हैं और कंप्लेंट ढूंढने के बाद उन्हें उस लड़की की कोई भी कंप्लेंट वहां पर नहीं मिलती। तो वह दरोगा साहब से पूछते हैं कि यहां पर तो कोई भी लिखित में कंप्लेंट नहीं है, आपने किस बेस पर इसको अरेस्ट किया है। उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि वह पूर्व मंत्री का बेटा था और उसकी गाड़ी से इसने गहने चोरी किए थे और उसने हमें फोन करके सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद हम लोग इसे अरेस्ट करके यहां पर ले आए। अब इसके बाद एसपी साहब उसे कानून याद दिलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी मौखिक कंप्लेंट पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें लिखित में कंप्लेंट चाहिए और इस लड़की की अभी तक तुमने लिखित कंप्लेंट नहीं की है। उसके बाद एसपी साहब सबसे पहले उससे कहते कि सबसे पहले इस लड़की को छोड़ो और इसको यहां से जाने दो। उसके बाद विनीता लखड़ से निकलती है और निकलने के बाद एसपी साहब की तरफ देखती ही रह जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि साधारण सा व्यक्ति आकर इतना कुछ भी कह सकता है। अब जैसे ही उसे यह बात पता चलती है अपने भैया और पिता से कि वह एएसपी साहब थे और उनको हमने ही भेजा था, तो इस बात को सुनने के बाद जो विनीता होती है उसका भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास जम जाता है। इसके बाद विनीता के पिता और भाई वहां से चले जाते हैं। इधर जो एसपी साहब थे वह उस दरोगा को फौरन सस्पेंड कर देते हैं और उसे लाइन हाजिर कर देते हैं। दरोगा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन एसपी साहब उससे कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है और इस वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही ज्यादा बदनामी होती है। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से डिपार्टमेंट इतना बदनाम है कि कहीं पर अगर पुलिस के 4 जवान किसी को खड़े मिल जाएं तो उन लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं ये हमसे कुछ मांगने ना लगे और कहीं उल्टी बात हम पे ना पड़ जाए। जबकि पुलिस को देखकर लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, उनको अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह लोग हमारे रक्षक हैं और रक्षक यहां पे हैं तो हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। इस बात को कहकर एसपी साहब भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन वह विनीता के पिता और उसके भाई को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसे कहने लगते हैं जिस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बेटी को अंदर करवाया है उसके ऊपर तुम्हें मानहानि का दावा करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो विनीता के भैया और उसके पिता हैं वह उनसे मना करने लगते हैं। कहते हैं साहब यह बड़े लोग हैं और हम लोग अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उनसे कहते हैं ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें इसके खिलाफ मानहानि का दावा दर्ज कराना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर विनीता, उसका भाई, उसका पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वह एसपी के कहे अनुसार लड़के के ऊपर मानहानि का दावा दर्ज करा देते हैं। इसके बाद यह मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद उस मंत्री के बेटे के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है। अब जो विनीता है वह मॉल के अंदर दोबारा से काम करने लगती है और अपने जीवनचर्या को इसी तरह से बिताने लगती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर हमारी वीडियो के किसी भी पार्ट से परेशानी हो तो एक बार जरूर बताएं।
धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। अगली बार हम और भी दिलचस्प कंटेंट लेकर आएंगे, तो जुड़े रहें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बनें। मैं आपको जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।